So students, till now I have teach you that what are the external parts of human eyes and what are their function। बच्चों, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मानव नेत्र के बाहरी पार्ट्स कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम ह्यूमन आई को दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एक एक्सटर्नल पार्ट और एक इंटरनल पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक ह्यूमन आई का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। हमारी जो आई है वो अंदर से कैसी दिखती है, तो उसका स्ट्रक्चर यही है। अब इसमें से बच्चों मैंने आपको एक्सटर्नल पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ, जो मैं ये जहाँ मैं मार्कर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके इधर वाले पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके उधर वाले पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारी आइरिस है, और आइरिस के ये हमारा जो ब्लैक ये दिख रहा है, ये हमारा आइरिस है, और आइरिस के जस्ट पीछे ये हमारा क्या होता है, आई लेंस। ये जो है ये हमारा आई लेंस है। दिस इज आवर आई लेंस। क्लियर? नाउ द फर्स्ट इंटरनल पार्ट of the human eye is eye lens. Clear? Now see what is the function of eye lens. So children, as you can see, this is our eye lens, and this eye lens is attached via a muscle. ये जो eye lens है वो एक मसल से अटैच्ड है। आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, ये एक मसल आपको दिखाई दे रही है और ये मसल दिखाई दे रही है। इस मसल का क्या नाम है? These muscles are called ciliary muscles. Ciliary muscles. So now first we will see that what are the function of eye lens. So now see, this is our eye lens and the nature of our eye lens is convex. ये जो हमारा eye lens है वो किस टाइप का लेंस होता है? हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मीन्स उत्तल। इसका नेचर कैसा होता है? वो उत्तल होता है। और अब ये जो आपको ह्यूमन आई दिख रहा है, इस ह्यूमन आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है उस आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.4। एज यू ऑल नो, जितने भी लेंस होते हैं उनका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होता है। तो हमारी जो आई लेंस होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.4। और दिस इज द मोस्ट शाइनिंग पार्ट ऑफ आवर आइज। हमारे आंख का सबसे चमकीला पार्ट, मोस्ट शाइनिंग पार्ट ऑफ आई। हमारे आंख में जो सबसे चमकीला पार्ट है वो हमारा ये क्या है? ह्यूमन आई है। क्लियर? अब जैसे बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले तो हमारे आंखों पे जब लाइट पड़ती है तो हम अपने आइरिस के थ्रू हो करके वो लाइट अंदर जाती है। तो इसके लिए हम अपनी आंखों को छोटा बड़ा करके एडजस्ट करते हैं कि कितनी लाइट जाएगी। अब वो जो लाइट आती है वो लाइट आ करके जाएगी कहाँ पर? आई लेंस पर जाएगी। क्लियर? अब वो आई लेंस से पास होगी और फिर उसका इमेज रेटिना पे बनेगा। कैसे बनता है ये भी हम लोग देखते हैं। फिर तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो सबसे इंटरनल में सबसे पहला पार्ट मैंने आई लेंस के बारे में बताया। ये जो आई लेंस है वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है और क्या करता है? ये सिलरी मसल से अटैच्ड होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.4 होता है, और ये हमारे ह्यूमन आई का सबसे चमकीला पार्ट होता है। नाउ अब ये जो सिलरी मसल्स है जिनसे कि हमारा आई लेंस अटैच्ड है, उस सिलरी मसल का क्या काम है? तो सेकेंड हमारा जो इंटरनल पार्ट है दैट इज सिलरी मसल्स। क्लियर? तो ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं? तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे सामने कोई चीज़ होती है और हमें क्लियर नहीं दिखती है तो हम अपने आँखों को ऐसे छोटा बड़ा करते हैं। छोटा बड़ा करने के पीछे रीज़न दो हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि जैसा कि अभी मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम आँखों को छोटा बड़ा करते हैं। और जब चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखती है, हमें क्लियर चीज़ें कब नहीं दिखेंगी? जब उसका इमेज हमारे रेटिना, ये हमारा रेटिना है, ये जो ये वाला पोर्शन है,
ये हमारा रेटिना है और हमारे आँख में जितनी भी इमेज बनती है वो सब रेटिना पे बनती है। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं दिख रही, इसका मतलब हमारा इमेज उसका रेटिना पे नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आई लेंस को एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सिलरी मसल है, जब इसको खींचेंगे तो ये आई लेंस भी तो ऐसे खींचेगी, या जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये आई लेंस भी तो कंप्रेस होगी। तो ये सिलरी मसल्स जो है वो हमारे आई लेंस को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। एडजस्ट द आई लेंस। क्लियर। सिलरी मसल्स का क्या काम है, हमारे आंखों के जो लेंस है उसको एडजस्ट करना। क्यों आंखों के लेंस को एडजस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सपोज हमारा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट निकली और वो लाइट ऐसे जाएगी, और जब लाइट जाएगी तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, इस रेटिना पे बनना चाहिए। अगर वो रेटिना पे नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं। तो इसके इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, अपने आई लेंस को एडजस्ट करते हैं। और वो आई लेंस एडजस्ट किसके थ्रू होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। क्लियर। अब ये होता कैसे है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कैसे एडजस्टमेंट का ये जो काम है, ये प्रोसेस कैसे होता है। How the process of adjustment of ciliary muscles takes place. Clear? So now see, as you can see that this is our human eye. अब मैं केवल ह्यूमन आई के लेंस का फिगर बना रहा हूं। ये हमारा आई लेंस है। क्लियर। और सपोज इधर मैंने ये रेटिना बनाया हुआ है। हमारा जो इमेज है वो इस रेटिना पे कहीं बनना चाहिए था। क्लियर। कोई जैसे हमारी कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा कहाँ बनना चाहिए था, इस रेटिना पर। तो सपोज करो कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, जब अगर ये पास में रखा हुआ है तो हमारा इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट ऐसे जाएगी। क्लियर। और जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो क्या होगा, ऐसे पास होगी। ये तो हमारा रेटिना पे बना ही नहीं, तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम आई लेंस को एडजस्ट करें। तो अब होगा क्या, जब ये अब कैसे काम होता है देखो, जैसे कि दिस इज़ आवर आई लेंस, ये हमारी आई लेंस हो गई, ये हमारा पॉइंट जो है वो रेटिना है। अब हुआ क्या कि ऐसे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज गई, और ये जो हमारा लेंस है वो जब पास में हो, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास में होती है तो सिलरी मसल्स क्या करती है, आई लेंस को कंप्रेस करती है। जब ये कंप्रेस करेगी तो सपोज करो कि पहले हमारा ये जो आई लेंस था, ये जब भी हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो पतला होता है, जैसे कि ये हमारा आई लेंस है, ये नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन जब सिलरी मसल्स ने इसको कंप्रेस किया तो यही आई लेंस क्या हो गई, हमारी मोटी हो गई। और जब मोटी हो गई तो फिर जब इससे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये हमारा रेटिना है ना। पहले क्या था कि पहले भी ऑब्जेक्ट हमारा पास में ही था, लेकिन जब इससे लाइट अगर ऐसे चल रही थी तो ये लेंस पतला था, पतला होने की वजह से यहीं पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। जो इमेज बनना चाहिए था यहाँ पर, वो देखो इमेज पहले ही बन जा रहा है, जहाँ रे मिलती है इमेज वही बनता है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये आई लेंस मोटी हो गई, अब ये मोटी हो गई तो ये आई लेंस को एकदम जिस पॉइंट पे सेंट्रलाइज होना चाहिए था वहाँ पर फोकस करेंगी। मीन्स ये हमारा रेटिना है और रेटिना पर ही फोकस करेंगी और हमारा इमेज क्लियर दिखेगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारा दूर से रे आती है, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा आई लेंस है और अब हमारा रे दूर से आ रहा है। क्लियर। तो दूर से आ रहा है और ये हमारा रेटिना है, हमारा इमेज वहाँ बनना चाहिए था, लेकिन क्या है कि ये लाइट रे है, हमारा जो लेंस है वो मोटा है, मोटा होने की वजह से इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट जा रही है वो रेटिना पर ना जा करके रेटिना से इधर उधर कहीं चली जा रही है। क्लियर। तो सिलरी मसल्स क्या करेंगी, हमारे उस आई लेंस को एडजस्ट करेंगी। आई लेंस अब हमारा क्या हो गया, पतला हो गया, उसको सिलरी मसल्स ने ऐसे खींच करके लंबा कर दिया। और अब ये जो हमारी लाइट रेज ऐसे आएंगी,
वो क्या करेंगी, ऐसे सेंट्रलाइज होकर के रेटिना पे फोकस होने लगेंगी और हमारा क्लियर इमेज दिखेगा। मीन्स जो हमारे सिलरी मसल्स होती है वो सिलरी मसल्स ऐसे एक्सपेंड होती है या कंप्रेस होती है। क्यों एक्सपेंड या कंप्रेस होती है, हमारे आई लेंस को एडजस्ट करने के लिए। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में होता है, फार होता है, सॉरी नियर, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो ये जो हमारी सिलरी मसल्स होती है वो आई लेंस को कंप्रेस कर देती हैं और हमारा लेंस जो है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक लेंस, मोटा लेंस हो जाता है। क्लियर। और यही जब हमारा लाइट दूर से आ रही होती है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो फार, तो हमारा क्या होता है, सिलरी मसल्स ऐसे फैलती हैं तो लेंस भी हमारा फैलेगा और जो लेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, थिन, पतला हो जाता है। इस तरीके से मोटा या पतला करके जो इमेज हमारा रेटिना पे बनना चाहिए, सिलरी मसल्स उस इमेज को रेटिना पर बनाने में हेल्प करती हैं। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया लेंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट इंटरनल पार्ट लेंस, सेकेंड इंटरनल पार्ट सिलरी मसल्स। नाउ थर्ड इंटरनल पार्ट को देखिए। तो जो थर्ड इंटरनल पार्ट है, आपको ये ह्यूमन आई दिख रहा होगा। इस ह्यूमन आई में ये वाला जो पार्ट है, जहां मैं मार्कर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो थर्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कोराइड। यही हमारा थर्ड पार्ट है, इसे में पढ़ना है कोराइड, या इसी को कहते हैं रक्तक पटल। अब इसका क्या काम है, सो ऑल यू नो दैट द आवर आई और एनीथिंग इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारे शरीर का सब कुछ सेल से बना हुआ है और सेल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब वो कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और वो कैसे होगा, तो वहाँ पर जब न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ब्लड की सप्लाई होगी, तभी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये जो हमारा आँख है वो पूरा सेल से बना हुआ है और इस सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी चाहिए। तो ये जो हमारा कोराइड है, जिसे कि हम रक्त पटल कहते हैं, ये रक्त पटल ही क्या करता है, हमारे आँख को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड की सप्लाई करता है। सो द फंक्शन ऑफ थर्ड पार्ट दैट इज कोराइड, जो कोराइड है उसका काम क्या है, टू सप्लाई, द फंक्शन ऑफ कोराइड इज टू सप्लाई द ब्लड एंड necessary nutrients which is responsible for proper functioning of the human eye. It supplies the blood and nutrients. ये क्या करता है, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। क्लियर। नाउ अब बच्चों आपको ये दो लिक्विड दिख रहे होंगे। एक लिक्विड तो आपको यहां दिख रहा होगा, क्लियर, ये वाला लिक्विड आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक लिक्विड आपको आई लेंस उसके आगे ये वाला दिख रहा होगा। क्लियर। ये दोनों लिक्विड का वर्क क्या है, तो सबसे पहले जो आई लेंस के आगे लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो हमारे आई में लिक्विड्स पाए जाते हैं। और ये लिक्विड्स कितने तरीके के होते हैं, तो देयर इज टू टाइप ऑफ लिक्विड। द फर्स्ट वन इज एक्वस ह्यूमरस, और जो सेकेंड टाइप का लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। एज यू कैन सी द क्लियरली इन द पिक्चर, ये जो है आई लेंस के आगे यही हमारा क्या है, एक्वस ह्यूमरस है। दिस इज आवर एक्वस ह्यूमरस। क्लियर। अब ये जो एक्वस ह्यूमरस है ये क्या करता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंखों से जो आंसू निकलता है वो एक्वस ह्यूमरस ही होता है। इसमें क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो एक्वस होता है, एक्वस ह्यूमरस, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर होता है। क्लियर। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और ये इसका वर्क क्या है, केवल दिन भर हमको रुलाने के लिए, मतलब भगवान ने क्या हमको एक्वस ह्यूमरस इसीलिए दिया है कि हम रोएं तो कोई लिक्विड बाहर आए ताकि देखने में अच्छा लगे,
नहीं, ये जो एक्वस ह्यूमरस है इसका काम क्या है, ये जो हमारा आई लेंस है, सपोज करो कि कभी हमारी आंखों पे चोट लगता है, तो अगर ये एक्वस ह्यूमरस पहले वो जब चोट लगेगी तो पहले कहाँ जाएगा, एक्वस ह्यूमरस के पास। अगर ये नहीं रहता, अगर इसको हम हटा दे तो डायरेक्ट लेंस पे चोट लगेगा कि नहीं। तो जो एक्वस ह्यूमरस है इट प्रोटेक्ट्स आवर आई लेंस, क्लियर, इट प्रोटेक्ट्स आवर आई लेंस। ये जो एक्वस ह्यूमरस है वो हमारे आई लेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ जो सेकेंड टाइप का लिक्विड है दैट इज ये वाला लिक्विड जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमारे ह्यूमन आई में का, देख रहे होगे कि मैक्सिमम पार्ट ये विट्रस ह्यूमरस ही कवर किया हुआ है। ये विट्रस ह्यूमरस का क्या काम है, तो सबसे पहले सपोज मैं आपको एक बैलून दूं, गोल शेप का दूं या हार्ट शेप का दूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गोल या हार्ट शेप है, जब आप उसमें लिक्विड को भरोगे, जैसे आप उसमें वाटर भरोगे तो वो हार्ट शेप बन जाएगा। अगर वाटर भरोगे अगर गोल वाला बैलून होगा तो वो गोल बन जाएगा। मतलब जैसे ही लिक्विड भरते हैं तो उसका जो शेप होता है वो दिखने लगता है। तो ये जो हमारा ये जो विट्रस ह्यूमरस है इसका भी यही काम है। ये क्या करता है विट्रस ह्यूमरस, सबसे फर्स्ट काम तो इसका क्या है कि ये हमारे आंखों को शेप देता है। इट प्रोवाइड्स शेप टू आवर आईज, इट प्रोवाइड्स शेप। द फर्स्ट वर्क ऑफ विट्रस ह्यूमरस इज दैट इट प्रोवाइड्स शेप टू ह्यूमन आई। ये हमारे ह्यूमन आई को शेप देता है। कैसे, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब किसी की भयानक एक्सीडेंट हो जाती है, अगर आंख पे बहुत गहरा चोट लगा है तो उसका आंख एकदम पचक जाता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम बैलून में सुई चुबा दें तो पूरा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, बैलून पचक जाएगा। उसी तरीके से जब आंख में भयानक चोट लगती है तो यही विट्रस ह्यूमरस बाहर निकल जाता है और हम कहते हैं कि उसकी आंख क्या हो गई है, पचक गई है, क्लियर। और जनरल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि उसकी आंख बह गई है ना, तो वही बह क्या गई, क्योंकि उसके अंदर का विट्रस ह्यूमरस निकल जाता है, क्लियर। और इसका क्या काम है, एक और इंपॉर्टेंट वर्क है विट्रस ह्यूमरस का। तो आप देख रहे हो कि ह्यूमन आई का एक सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रेटिना होता है वो यही है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ही क्या कहलाता है, रेटिना। तो अगर सपोज ये विट्रस ह्यूमरस नहीं रहता तो अगर कभी चोट लगती तो डायरेक्ट रेटिना पे लगती कि नहीं। ये विट्रस ह्यूमरस से अगर मैं चोट इस पे ट्राई करूँ तो देखो डायरेक्ट आके रेटिना पे लग रही है, लेकिन अगर इसके बीच में ये मार्कर आ गया तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें मार्कर के पास जाना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से जब कभी चोट लगेगी तो पहले क्या होगा, विट्रस ह्यूमरस पे लगेगा तब रेटिना पे। मीन्स एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स आवर रेटिना, इट प्रोटेक्ट्स आवर रेटिना, क्लियर। नाउ हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, एक्सटर्नल पार्ट को पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमरस पढ़ लिया, विट्रस ह्यूमरस पढ़ लिया, क्लियर, कोराइड को पढ़ लिया। अच्छा एक बात और, ये जो एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस ये लिक्विड है और सभी लिक्विड का भी कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हमारे आँख में ये जो दोनों लिक्विड है, चाहे एक्वस ह्यूमरस, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और ये जो विट्रस ह्यूमरस है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। दोनों लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ द लिक्विड हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, क्लियर। नाउ अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम ह्यूमन आई का सबसे पीछे वाला पार्ट और एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये, दैट इज कॉल्ड रेटिना, वो देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई का सबसे लास्ट वाला पोर्शन, क्लियर, ये वाला पोर्शन जो सबसे लास्ट में होता है। सो लास्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, लास्ट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर। और ये लास्ट पोर्शन जो है ह्यूमन आई का है, जो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मैं जहाँ मार्कर ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लास्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड रेटिना। इसको क्या कहते हैं, रेटिना, हिंदी में दृश्य पटल। और एज यू नो रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, हमारे पूरे ह्यूमन आई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सपोज
हमारे पास आइरिस भी है, हमारे पास आई लेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन जो हमारा इमेज बनता है, क्योंकि ये जो हमारा आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ऐसे आने वाली लाइट को एक जगह पे क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है। तो ये जो हमारा इमेज है वो रेटिना पर ही बनता है। तो सपोज अगर हमारा रेटिना ना हो तो लाइट आएगी, लेंस अपना काम करेगा, उसको एक जगह सेंट्रलाइज करेगा, लेकिन जब रेटिना है ही नहीं तो सेंट्रलाइज करेगा कहाँ पे। तो एक तरह से ये हमारे जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पर ही बनता है। एज यू नो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ टेक्स प्लेस एट द स्क्रीन। तो ये जो रेटिना है वो हमारे आई लेंस का क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। मीन्स हमारे आँख पे ये जो ऐसे लाइट आ रही है और ये जो इमेज बनता है वो रेटिना पर ही बनता है, और रेटिना पर कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन जाएगा, या अगर लाइट आई, सपोज कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसका लाइट आकर के यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी, कहीं भी, लेकिन अगर रेटिना पर बनेगा तभी हमको ऑब्जेक्ट दिखेगी। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द रेटिना, आइदर at this point or this point or this point or this point, anywhere at the retina, but the necessary condition is that the image should be formed at retina. If the image is formed except anywhere retina, the image should not be visible. अगर रेटिना के अलावा हमारा इमेज, सपोज हमारा जो रे आ रहा है वो रे आकर के यहाँ पे मिल जाए, क्लियर, या यहाँ पे मिल जाए या यहाँ पे मिल जाए, तो वो हमें इमेज दिखाई नहीं देगा, हमें वही इमेज दिखाई देता है जो हमारी रेटिना पर बनती है। क्लियर। अब ये जो रेटिना पर इमेज बनता है वो किस टाइप का होता है? सो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो हमारी रेटिना पर इमेज बनेगी वो कैसा होता है? रियल होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम सामने अपने देखते हैं वो रियल ही तो होता है। और ऐसे भी आप सभी जानते होंगे कि जो अगर कोई इमेज स्क्रीन पे लिया जा सकता है तो वो रियल इमेज ही है। मीन्स अगर इमेज स्क्रीन पे बन रहा है इसका मतलब वो क्या है? रियल है। सपोज आप लोग जब मूवी देखने जाते होंगे तो प्रोजेक्टर लगा होता है, अगर हमारे पास प्रोजेक्टर हो लेकिन स्क्रीन ही ना हो तो इमेज हम देखेंगे कहाँ से? क्लियर। सो हमारा जो स्क्रीन है वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो स्क्रीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई स्क्रीन ले रहे हैं जो कि हमारा रेड कलर का है या कोई गंदे कलर का है तो उस पर हमें क्लियर इमेज नहीं दिखेगा। सेम वही चीज़ हमारे आँख के साथ भी होता है। ये हमारे आँख का स्क्रीन है, यहाँ से रे ऐसे जाएंगी और इस रेटिना जो कि हमारे आँख का स्क्रीन है उसी पर इमेज बनाती हैं, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और किस टाइप का इमेज बनाती हैं? तो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, मीन्स द इमेज शुड बी रियल। स्क्रीन पे बन रहा है इसका मतलब इमेज रियल होगा। और वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज बनता है। लेकिन हमें सारी चीज़ें तब सीधी कैसे दिखाई देती हैं? तो ये देखो हमारे ब्रेन से जो है नर्व्स आई होती है। ये जो इमेज बनता है उस इमेज को ब्रेन से आने वाली नर्व्स लेकर के ब्रेन के पास पहुंचा देती हैं, फिर ब्रेन उसको सीधा करता है और जो स्मॉलर होता है, छोटे से उसको जो उसका रियल शेप है, साइज है, उस साइज में कन्वर्ट करता है। क्लियर। सो ये जो इन्वर्टेड और स्मॉलर है, इन्वर्टेड जा करके फिर हमारा सीधा हो जाता है, और ये जो स्मॉलर जो छोटा इमेज बन रहा है, हमारा आँख तो छोटा सा है उसी पे इमेज बनेगा, मीन्स छोटा इमेज बनता है। लेकिन जैसे कि सपोज हम कोई एलिफेंट देख रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका इमेज छोटा बनता है, लेकिन वो बड़ा कैसे हो जाता है? तो ये जो दोनों काम है, इन्वर्टेड को मीन्स उल्टा को सीधा करना और स्मॉलर को मीन्स छोटे इमेज को ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उस साइज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। कैसे? रेटिना से इमेज को लेकर के ब्रेन के पास पहुंचा देते हैं और फिर ब्रेन अपना काम करते हैं। क्लियर। अब रेटिना में भी आप देख रहे होंगे कि ये रेटिना है, और रेटिना में भी ये वाला जो पोर्शन है एकदम रेटिना के एकदम, ये रेटिना है और ये रेटिना के बीचों बीच है। तो सपोज अगर मैं कोई इमेज एकदम क्लियर देखना चाहता हूँ, सपोज जैसे कि जो लोग निशाना लगाने का काम करते हैं,
क्लियर, जो गन। तो अगर हमें यहाँ पर निशाना लगाना है तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले उसको ध्यान से देखेंगे, जिस पे हमें टारगेट करना है उसका इमेज हम अपने रेटिना पर बनाएंगे। और रेटिना पर भी अगर हम इस पॉइंट पर बनाते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। ये जो रेटिना का बीचों बीच वाला पोर्शन है इसको कहते हैं येलो स्पॉट। क्लियर, येलो स्पॉट, mid point of retina. Yellow spot is the mid point of the retina. Clear? और अब इस येलो स्पॉट में भी आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले तो ये रेटिना और ये रेटिना के बीचों बीच, अब इसके बीचों बीच में भी आपको ये दिख रहा है, एकदम बीच में है ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, फोबिया या मैकुला, FOVEA, फोबिया। और दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्यूला, MASCULA, मैक्यूला। अब ये फोबिया सेंट्रॉइड क्या काम करता है, फोबिया सेंट्रॉइड, फुल नेम इज फोबिया सेंट्रॉइड। सबसे पहले तो ये हमारा रेटिना हो गया, फिर वो रेटिना के बीच वाला पोर्शन जिसको हम येलो स्पॉट या मैकुला कहते हैं, येलो स्पॉट और मैकुला कहते हैं। और उस मैकुला के भी बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। और इस फोबिया सेंट्रॉइड में भी सपोज हमें पहले यहाँ निशाना, सपोज पहले हमें इस पे निशाना लगाना था तो हम अपनी आँखों को देख करके इसका इमेज बनाएंगे। वो इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, क्योंकि सबसे पहले तो अगर रेटिना पे इमेज बनेगा ही नहीं तब तो ये दिखेगा ही नहीं, तो सबसे पहले रेटिना पे इमेज बनाते हैं। फिर अब अगर हमें यहाँ निशाना लगाना है तो उसको रेटिना में भी हम किस पॉइंट पर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, येलो स्पॉट। क्लियर। अब इस येलो स्पॉट में भी सपोज कोई यहाँ निशाना लगा देता और कोई ऐसा भी होगा जो एकदम इसके बीचों बीच में निशाना लगा देगा। तो यहाँ पर निशाना लगाने के लिए तो हमें एकदम, जिसको कहते हैं बर्ड आइज व्यू, मतलब एकदम ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। मीन्स येलो स्पॉट में भी हमें ये वाला पॉइंट कहाँ लेना होगा, अपने फोबिया सेंट्रॉइड पर। क्लियर। सो फोबिया सेंट्रॉइड, फोबिया सेंट्रॉइड है ना, ये क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट, रेटिना का मिड पॉइंट येलो स्पॉट या मैकुला, और उस येलो स्पॉट का भी मिड पॉइंट क्या है, फोबिया। आप एक डायग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हो। जैसे कि ये पूरा हमारा क्या हो गया, रेटिना। उस रेटिना में ये वाला पोर्शन क्या हो गया, येलो स्पॉट या मैकुला। और इस येलो स्पॉट, क्योंकि ये देखो बीचों बीच है, इस पूरे लाइन का बीच वाला पोर्शन है, और इस येलो स्पॉट के बीचों बीच वाले को ही क्या कहते हैं, फोबिया। मीन्स अगर हमें किसी चीज़ का इमेज देखना है तब हमारा इमेज रेटिना पे कहीं भी बन जाए वो चीज़ हमें दिखेगी। क्लियर। अब हमें उस चीज़ को साफ देखना है, क्लियर देखना है, बहुत ज़्यादा क्लियर देखना है, तो उसको हम क्या करेंगे, येलो स्पॉट पर बनाएंगे, जिसे मैकुला कहते हैं। और क्लियर में भी बहुत ज़्यादा क्लियर, एकदम जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन ने नीचे तेल में देखकर मछली के आँख में निशाना लगा दिया, मीन्स एकदम अचूक निशाना। तो उसके लिए हमें इमेज को रेटिना के अंदर येलो स्पॉट, और उस येलो स्पॉट के अंदर भी कहाँ पर बनाने की कोशिश करनी होगी, फोबिया पर। जितने भी निशाना लगाने वाले लोग होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो इमेज को क्या करते हैं, अपने फोबिया सेंट्रॉइड पे बनाने की, मतलब एकदम क्लियर, मोस्ट क्लियर। ओके। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, अगर रेटिना पे इमेज बनेगा तो क्लियर दिखेगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करके क्लियर दिखेगा। रेटिना में भी अगर हमारा येलो स्पॉट पे बनेगा तो मोर क्लियर दिखेगा, क्लियर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा साफ। और अगर हमारा वो जो है फोबिया सेंट्रॉइड पे बन गया तो मोस्ट क्लियर दिखेगा। क्लियर। सो ये था हमारा रेटिना के बारे में। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि रेटिना के बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि हमारे ह्यूमन आई का, दैट इज, आप देख रहे होगे कि वहाँ पर बहुत सारा आपको बाल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्लियर।
उसी के बारे में हमको पढ़ना है। उसे हम क्या कहते हैं। सो चिल्ड्रंस, एज यू कैन सी, यहाँ से जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन से ऐसे आ रही हैं, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और ये सब यहाँ पहले एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर के फिर कुछ इस साइड चली गई और कुछ इस साइड चली गई। तो ये जहाँ सारे नर्व्स आकर के मिलती हैं, जैसे लड़कियों का बाल आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियों का बाल अगर वो सब ऐसे अपनी बाल बनाती हैं गर्ल्स, है ना, और वो फिर ये उनका पूरा बाल होता है ना, ये उनका आगे का चेहरा हो गया है ना, देख करके डरना नहीं है ना। थोड़ी ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये बाल है, और जैसे कि ये कोई गर्ल्स हो गई, ये उसका बाल है। तो बाल, लड़कियां जब बाल बनाती हैं तो पहले एक जगह जुड़ा हुआ होता है। तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि पहले एक जगह आकर के जुड़ा और फिर इधर फैल गया। तो ये जो पॉइंट होता है, अगर लड़कियों का जहाँ पर सारा बाल एक जगह उन्होंने इकट्ठा किया होता है, अगर आप उसको पकड़ के इस साइड ऐसे खींचो, उन्हें कोई पेन नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो सेम उसी तरीके से जहाँ पर सब सारे नर्व्स आकर के मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स ह्यूमन आई में अगर रेटिना पर कहीं भी इमेज बनेगा दिखेगा, लेकिन रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर वहाँ पर इमेज बनेगा तो वो हमें नहीं दिखेगा। ब्लाइंड स्पॉट, द इमेज फॉर्म एट द ब्लाइंड स्पॉट कैन नॉट सी। और ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? तो जहाँ पर सभी नर्व्स आकर के मिलते हैं, उस पॉइंट को, इस स्पॉट को ही ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एंड द इमेज फॉर्म्ड एट ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट विजिबल। ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाला इमेज जो होता है वो विजिबल नहीं होता है। क्लियर नाउ। और अब ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो कि आ करके सभी कहाँ मिल रहे हैं? ब्लाइंड स्पॉट पे मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर सब रेटिना पे चले जा रहे हैं। और ये क्या करते हैं? रेटिना पे बनने वाले इमेज को ऐसे कैच करते हैं और ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। तो जहाँ मिलते हैं सभी, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कर दिए, ब्लाइंड स्पॉट कह दिए। अब ये जो ऑप्टिक नर्व्स, इनके बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द ऑप्टिक नर्व्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? क्लियर? ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं? तो ऑप्टिक नर्व्स, सबसे पहले इन ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ये रेटिना पर जो इमेज बनता है, ऑप्टिक नर्व्स उसको ऐसे कैच करके कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन के पास। मीन्स रेटिना पर बने हुए इमेज को ब्रेन के पास पहुँचाना। ट्रांसफर the image to brain which is formed at retina। हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है, उस इमेज को मैंने बताया कि इमेज तो हमारा रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल बनता है, लेकिन वो सीधा दिखता है, बड़ा दिखता है। तो ऐसा कैसे होता है? ब्रेन करता है। तो लेकिन उसको ब्रेन के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? ये ऑप्टिक नर्व्स करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ऑप्टिक नर्व्स टू टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। द फर्स्ट वन इज कोन शेप एंड द सेकेंड वन इज स्फेरिकल शेप। जो हमारा फर्स्ट नर्व्स ऑप्टिक नर्व होता है वो कोन शेप का होता है। क्लियर? और जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्टिक नर्व्स होता है वो ऐसे स्फेरिकल शेप के होते हैं। जो कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स होते हैं और जो स्फेरिकल शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्लियर? तो जो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर। मीन्स हमें जो रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं, उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा
cone shape wala optic nerves. Optic nerve, how many types of optic nerves? I have told you that there is two types of optic nerves. The first optic nerves is of cone shape and the second optic nerves of and the second type of optic nerve is of spherical shape. तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का ऑप्टिक नर्व्स है कोन शेप वाला, वो कोन शेप वाला ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, तो वही जो है हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ऑब्जेक्ट हमें कलरफुल दिखाई देती हैं वो हमें कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स की वजह से ही दिखाई देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रेड कलर इंसान को ग्रीन दिखाई देने लगता है और ग्रीन कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंसान को रेड दिखाई देने लगते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ये कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे अंदर क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। और वो भी कौन सा ऑप्टिक नर्व्स? कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स। जब इनमें गड़बड़ी आ जाती है तो हमें कलर क्लियर नहीं दिखाई देता है। रेड हमको ग्रीन दिखेगा और ग्रीन हमको हरा दिखेगा और ग्रीन हमको लाल दिखने लगता है। क्लियर? और वैसे तो ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। इसमें क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स अगर गड़बड़ हो जाता है तो क्रोमोसोम्स की वजह से जो हमारे कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स हैं उनमें डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है। क्लियर? नाउ देखते हैं हमारा स्फेरिकल शेप के जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनका क्या काम है। सो जो स्फेरिकल शेप के ऑप्टिक नर्व्स हैं उनका काम क्या है कि ये जो नाइट अंधेरे में हम इसी की वजह से देख पाते हैं। जैसे जो हमारा उल्लू होता है, हम बोलते हैं कि उसकी आंखें उल्लू की तरह है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पा रहा है तो इसका रीज़न यही है कि उसके स्फेरिकल शेप वाले जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो अच्छे हैं। तो ये जो आउल होता है, हमारा उल्लू होता है, उसमें स्फेरिकल शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से और वेल डेवलप्ड होते हैं। क्लियर? सो अगर किसी इंसान को रात में नहीं दिख रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्फेरिकल शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स। तो अगर किसी इंसान को रात में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो स्फेरिकल ऑप्टिक नर्व्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और ये जो स्फेरिकल नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है ये तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। हिंदी में हम इसे रतौंधी कहते हैं। रात में नहीं दिखता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है और उस विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे जो स्फेरिकल कोन शेप वाले ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जब वो डैमेज हो जाएंगे तो रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही स्फेरिकल ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। तो इसकी वजह से हमें रात में क्लियर नहीं दिखाई देता है। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ आपको देखने को मिलते हैं आँखों से रिलेटेड, जिसको कि हम लोग ट्रैकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस को मैंने बता ही दिया, कलर ब्लाइंडनेस मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो कुछ डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ जो हमारे लेंस में गड़बड़ी की वजह से होते हैं, तो ये सारी जो बीमारियां थी, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, और तो इन सारी बीमारियों में या तो हमारे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो जाता है या किसी विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। लेकिन मेन लेंस जब हमारा गड़बड़ हो जाता है, आई लेंस में गड़बड़ी की वजह से भी कुछ बीमारियां आती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है मायोपिया। मायोपिया एक बीमारी होती है जो हमारे लेंस में गड़बड़ी की वजह से होता है। हाइपरोपिया होती है। क्लियर? और हमारा एक बीमारी होती है प्रेसबायोपिया। ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे
आई लेंस में गड़बड़ी की वजह से हो जाती है। मीन्स हमारा जो आँख का लेंस है वो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो सकता है? टीवी, मोबाइल, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज करने से, पास से देखने से। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमारे कोर्स में भी हैं, इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है कि मायोपिया क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ की ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगी, अगर हो गया तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या हाइपरोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका इलाज क्या है, हाउ वी कैन क्योर दीज डिजीज, इन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे बीमारियों के बारे में, अबाउट दीज काइंड्स ऑफ डिजीज, वी विल स्टडी डीपली इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So now it is time to wind up the class. I would like to tell you that if you would like the classes and think that the sir has given a very इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट ह्यूमन आइज़, सर ने हमें कुछ ऐसा बताया जो हम इसके पहले नहीं जानते थे, और ह्यूमन आई के बारे में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। क्लियर? नाउ बाय द टाइम, थैंक यू, जय हिंद।